क्या लोगों की जेबें खाली हो रही हैं? क्या पब्लिक की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम हो रही है क्योंकि इंडिया को ओवर टैक्स किया जा रहा है? तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सुप्रिया सिंह, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं इस स्पेक्यूलेशंस के बारे में। देयर इज अ ग्रोइंग सेंस दैट इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन ओवर टैक्सिंग इट्स सिटीजन। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने सिटीजन्स को ओवर टैक्स कर रही है, पर क्या सच में ऐसा है? ये जानने के लिए हमें 5 इंडिया के पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा कि ग्लोबल इंडिकेटर्स में इंडिया आखिर कहाँ पे स्टैंड करता है। तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे थ्रू दिस वीडियो, और आज वो पांचों इंडिकेटर्स आपको हम दिखाएंगे, क्योंकि आज से ठीक आज हो गई है 38, ठीक एक दो दिन बाद जो है 1 फेब को निर्मला सीतारमन 2025 का बजट प्रेजेंट करेंगे। तो हमारे लिए ये वाला जो सीरीज है, जो ये वाला सेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए तो हम अगर इसके बारे में बात करें तो हम देखेंगे कि हमारी हेडलाइन कहती है कि आर इंडियंस बीइंग ओवरटैक्स्ड। हियर आर 5 चार्ट्स ऑन वेयर इंडिया स्टैंड्स ग्लोबली। 5 ऐसे चार्ट है जहां पे कि इंडिया ग्लोबली स्टैंड करता है। आखिर कौन कौन से हैं? हम देखेंगे टैक्स रेवेन्यू के बारे में, हम देखेंगे टैक्स कलेक्शन के बारे में, हम देखेंगे कि आखिर इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स का शेयर क्या है और डायरेक्ट टैक्स का शेयर क्या है। तो अगर हम इसके बारे में डिटेल में बात करें तो पहली बात आपको ये जानने की जरूरत है कि ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया अपनी टैक्स बेस नहीं बढ़ा रही है, लेकिन अपनी टैक्स रेट बढ़ा रही है। मतलब जितना टैक्स ले रही है, लोगों से टैक्स रेट ज्यादा कलेक्ट किया जा रहा है रादर देन एक्सपैंडिंग द टैक्स बेस। ये भी स्टडी इस वीडियो में होगी। तो आगे चलते हैं, हम पहले बात करते हैं कि आखिर वेयर डिड इट ऑल कम फ्रॉम। तो अगर आप देखोगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन, वो प्रेजेंट करेंगे यूनियन बजट 2025-26 का कब? 1 फरवरी को। और अभी ये क्या 31st, इसीलिए हमारे लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिफोर डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन डिटेल, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रिलिमिनरी एंड योर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके प्री और मेंस दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हम स्टडी दिखाएंगे, जो ग्लोबल स्टडी और इंडिकेटर्स के बारे में बताएंगे, उसी से लेकर के जो यूपीएससी है वो सवाल पूछती है। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो आप देखोगे कि कैसे बता रहा है कि ग्लोबल टैक्स कलेक्शन कम हुआ है, इंडिया का टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स इंडिया का शेयर का बढ़ा है, डायरेक्ट टैक्स कम हुआ है, ऑल ऑफ दैट इट आस्क्स। और ये वाला जो हमारा सेशन है, जो वीडियो है, इसमें हम इसके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज, अगर बेटर होगा आपके लिए अगर आप वन लाइनर करके इसको कहीं पे नोट कर लो, सो दैट आपके एग्जाम में बेनिफिशियल हो। तो हम अगर न्यूज की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर जो है 1 फरवरी को अपना बजट पेश करने वाली है, और ये इसी बजट की पेशी जो है, ये अभी भी जो चैलेंजेस चले आ रहे हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, उसी के बीच में पेश किया जाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्लगिश जीडीपी ग्रोथ है। मतलब जीडीपी ग्रोथ क्या है? कम है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, और ग्लोबल ट्रेड भी बहुत अनसर्टेन है, क्योंकि आप देख रहे हो कि कहीं रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, कहीं मिडिल ईस्ट क्राइसिस चल रही है, कहीं इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है। इस तरह का यूरोपियन यूनियन को भी फ्यूल सप्लाई रशिया की तरफ से जाना बंद हो गया है, क्योंकि यूक्रेन ने जो है वो फ्यूल सप्लाई 1 जनवरी से बंद करा दी है, पाइपलाइन। तो ये सारी चीजें जो है, अभी डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं यूएस में, जो भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं यूएस को लेकर के, कॉस्ट कटिंग की अप्रोच अभी अडॉप्ट कर रहे हैं। तो पूरी तरह से वर्ल्ड में जो है वो अनसर्टेनिटी तो है। तो इसको लेकर के आखिर ये इकोनॉमिक रिकवरी कैसी होगी, इसी से रिलेटेड ये वीडियो होगा। हम देखते हैं इंडियाज इकोनॉमिक चैलेंज। आखिर 2025-26 बजट में इंडियाज की प्रीवियस इकोनॉमिक चैलेंज कैसे रिफ्लेक्ट होंगे। तो मैं आपको अगर बताऊं तो निर्मला सीतारमन जब फाइनेंस मिनिस्टर बनी, तो उसी टाइम से इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन बहुत ही हाई लेवल पे थी। कैसे? अगर हम 2019 की बात करें तो आपको पता है 2019 में कोविड-19 पैंडेमिक आया, राइट? तो फाइनेंस मिनिस्टर को हम ये कह सकते हैं कि 2019 से ही वो अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शंस जो है वो फेस किए जा रही है। 19 में पैंडेमिक आता है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस 2022 से शुरू हो जाता है, जो कि अभी तक चला आ रहा है, विच इज रशिया यूक्रेन वॉर। उसके बाद अभी जो है, अगर हम बात करें जीडीपी की ग्रोथ की इंडिया की, तो जीडीपी ग्रोथ जो है वो 4% ही है, यानी कि 5% भी कम जो जीडीपी ग्रोथ है वो दिखा रही है। और वो भी अगर हम बोले कि प्री कोविड टाइम से ही ये 4% जो जीडीपी ग्रोथ है ये ऐसी ही चली आ रही है। तो आप देख सकते हो कि कितने पुअर स्टेट में जो है वो इंडिया
अभी है करंटली कितना स्लो स्टेट में है। इसके बीच में बजट प्रेजेंट होने वाला है 1 फरवरी को। देखते हैं बजट किस चीज के बारे में आती है, क्या आती है, इसके लिए कितने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं या क्या लोगों के लिए चैलेंजेस हैं, ये तो देखना बाकी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई है, डिक्लाइन हो गई है प्राइवेट सेक्टर। तो हमने अभी बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो गई है, तो ग्रोथ जो है वो हिंडर है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब स्पेंड करती है तो वो एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट करती है, वो टैक्स भी तो देती है, तो टैक्स कलेक्शन तो बढ़ता है गवर्नमेंट का। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी तो बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो वो स्पेंड करेंगे मार्केट में, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़िया रेट पे रहेगा, वो 2 to 6% रहेगा, तभी तो इन्फ्लेशन सही रहने पे इंडिया की जो है वो ग्रोथ दिखेगी, ग्रोथ ट्रेजेक्टरी हाई होगी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट अभी क्या हो गई है, कम हो गई है, हम ये देख रहे हैं। ट्रेड चैलेंजेस भी है ग्लोबल ट्रेड रिलेशंस में, कैसे, तो आपको मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है उसमें वो बहुत प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स ले रहे हैं, रशिया यूक्रेन वॉर एक जगह चल रहा है, इजराइल हमास वॉर अभी तक चल रहा था, है ना। अभी तो जाकर के कुछ दिनों पहले ही इजराइल हमास के बीच में क्या हुआ है, पीस डील साइन हुई है, सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुई है, लेकिन उसके पहले कितनी स्लगिश कंडीशन थी, वी नो दैट। गवर्नमेंट इकोनॉमिक स्टिमुलस, गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू बूस्ट इकोनॉमी थ्रू इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि स्पेंडिंग हम बढ़ाए। जो मैंने आपको बताया कि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी, लोग ज्यादा मार्केट में स्पेंड करेंगे, तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगी, क्योंकि लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी, मार्केट में पैसा आएगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कर नहीं पा रही है, इसको सस्टेनेबली ग्रो कर नहीं पा रही है, इसी वजह से जो प्रेशर ज्यादा पड़ जाता है किस पे, फाइनेंस पे। अगर हम बात करें तो मिडिल क्लास में टैक्स कटिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि इंक्रीज हो रहा है टैक्स कट, इसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो ओवर टैक्स कर रही है, क्या, सिटीजन्स को ओवर टैक्स कर रही है, टैक्स बेस नहीं बढ़ा रही है इंडियन गवर्नमेंट, क्या कर रही है, ओवर टैक्स कर रही है, ठीक है। तो टैक्स कट के चलते क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा ही नहीं है, जब मैं टैक्स में ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट अपनी इनकम का दे दूंगी, तो मेरे पास बचेगा क्या, बचेगा कम, तो मैं स्पेंड कम करूंगी, स्पेंड कम करूंगी तो मार्केट में पैसा नहीं रहेगा, मार्केट में पैसा नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा, राइट। However, taxes varies depend on income and spending pattern. लेकिन लोग कह रहे हैं कि लोगों के पास पैसा नहीं है इसीलिए ग्रोथ नहीं हो सकती और गवर्नमेंट जो है वो ओवर टैक्स कर रही है। लेकिन यही तो हमें डिस्कस करना है कि क्या सच में गवर्नमेंट ओवर टैक्स कर रही है। तो हम कुछ कुछ यहाँ पे इंडिकेटर्स को देखेंगे, हम इसके बारे में क्लियर पर्सपेक्टिव देखेंगे, जो कि हम 5 चार्ट से इस वीडियो के थ्रू देखेंगे, है ना। अब हम देखते हैं चार्ट 1, इंडियाज हाई डिपेंडेंस ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अगर हम इस चार्ट को देखें, तो हम देखते हैं कि इंडिया जो है वो अपने 80% बजट जो है वो किससे फाइनेंस करती है, टैक्स से फाइनेंस करती है। यानी वो जो भी टैक्स कलेक्ट करती है उससे इंडिया अपने 80% बजट को फाइनेंस करती है। लेकिन अगर हम अदर इकोनॉमी की बात करें जो कि डेवलपिंग ही है, क्योंकि इंडिया भी डेवलपिंग है, तो ब्राजील, मैक्सिको या चाइना की बात करें तो इंडिया का जो रिलायंस है वो कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू देम। तो ये आपके प्री में इंपॉर्टेंट याद रखने लायक पॉइंट है कि अगर ऐसे लाइन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे साथ जो दूसरी डेवलपिंग कंट्री है उनका भी जो 80% बजट का फाइनेंस जो है वो टैक्स से नहीं आता है, उनका अदर सोर्सेज से आता है, ठीक है। अब इस टैक्स कट का क्या इम्पैक्ट होता है, अगर टैक्स कट अगर ज्यादा बढ़ जाता है या फिर अगर कलेक्शन अगर कम हो जाती है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, बोरो करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो क्या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए बैंक के पास पैसा होगा कि बैंक प्राइवेट इन्वेस्टर्स को दे पाए, तो प्राइवेट इन्वेस्टर को दिक्कत होती है। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्या, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। तो पूरी तरह से इकोनॉमी में एक क्राइसिस और एक विशियस साइकिल हमको देखने को मिलता है। क्योंकि अगर टैक्स रेट, अगर कलेक्शन कम कर दिया जाए, सोचो टैक्स रेट अगर हम कह रहे हैं कि 80% बजट फाइनेंस टैक्सेस से होती है और अगर टैक्स रेट अगर कम कर दिया जाता है तो गवर्नमेंट को पैसे लेने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, पब्लिक को। आप कह रहे हो कि पब्लिक से टैक्स कट करो, टैक्स रेट कम लो, तो ठीक है चलो टैक्स रेट कम दिया तो कलेक्शन कम है, तो हमें अदर सोर्स ऑफ फाइनेंस पे डिपेंड करना पड़ेगा, हमें बैंक से पैसा उठाना पड़ेगा। तो बैंक जो है वो इनकम्पिटेंट हो जाएगी क्या देने में, प्राइवेट सेक्टर को लोन देने में। अगर ऐसा हो जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर को अब हाई इंटरेस्ट पे लोन देगी बैंक। इसकी वजह से स्पेंडिंग और प्राइवेट सेक्टर का जो मार्केट है, फर्म्स है, वो क्या करेगी, डिक्लाइन देखेगी। तो इम्पैक्ट करेगा ये नेगेटिवली इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ दोनों को, राइट। सेकंड पॉइंट अगर हम चार्ट 2 में देखें, इंडियाज टैक्स रेवेन्यू एज शेयर टू जीडीपी। अगर हम इंडिया की टैक्स रेवेन्यू जीडीपी के शेयर में देखें तो दैट इज 20%। यानी कि दो तरह का रेवेन्यू होता है ना,
एक होता है टैक्स रेवेन्यू और एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो अगर हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो टैक्स रेवेन्यू में क्या हो गया, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। इनकम टैक्स वगैरह हो गई आपकी डायरेक्ट टैक्स हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका स्टैंप ड्यूटी हो गया, आपका जीएसटी हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट को आती है वो उनकी नॉन टैक्स रेवेन्यू है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप बात करें डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी इनकी एक नॉन टैक्स रेवेन्यू है। उसी तरीके से आप बात करें फीस की बात करें या फाइन्स की बात करें, ये सारी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू है। लेकिन हमारा डेटा कह रहा है कि इंडिया की जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है दैट इज टैक्स रेवेन्यू है, दैट इज हाउ मच 20% ऑफ द जीडीपी, बिलो 20% ऑफ द जीडीपी, जो कि बहुत कम है किससे, मेनी डेवलप्ड कंट्री से, ठीक है। यानी कि इंडिया की टैक्स रेवेन्यू बहुत सारे डेवलप कंट्री से जो है वो कम है, 20% से भी कम है। ये स्टार मार्क कर लो, ये प्री के लिए नोट कर लेना कहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब डेवलप कंट्री की बात करें तो किनकी, जैसे यूरोपियन नेशंस की बात करते हैं तो दे आर एबल टू रेज हायर टैक्स रेवेन्यू एज प्रोपोर्शन टू जीडीपी। जीडीपी के प्रोपोर्शन में वो हायर टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और ये इंडिकेट करता है कि इनकी टैक्स कलेक्शन कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब कि हमारे टैक्स कलेक्शन में कुछ तो लूपहोल है ना, इनएफिशिएंसी कुछ तो है। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इनएफिशिएंसी इन टैक्सेशन, गवर्नमेंट हेविली, हमने बात करी कि गवर्नमेंट भैया 80% जो है, 80% रेवेन्यू गवर्नमेंट का किससे आता है, टैक्स रेवेन्यू से, है ना। 80% टैक्स रेवेन्यू से आता है, गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू 80% आता है उसके एक्सपेंडिचर का, उसके बजट का। तो अगर गवर्नमेंट का बजट का 80% जो है शेयर दैट कम्स फॉर द टैक्स रेवेन्यू, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो इंडिया को मेन प्रॉब्लम है इनएफिशिएंसी। इट इज इनएफिशिएंट टू ब्रॉडन इट्स टैक्स बेस। टैक्स बेस को इंडिया नहीं बढ़ा रही है, इसीलिए इसकी लिमिटेड है जनरेट हाई रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। टैक्स बेस नहीं बढ़ा रही है, क्या बढ़ा रही है, टैक्स रेट बढ़ा रही है। जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वो ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंट्री जो है, जहाँ पे डेवलप कंट्री की बात करें, जो कि ज्यादा शेयर कंट्रीब्यूट करती है टैक्स रेवेन्यू में, वो क्या करती है, वो बेसिकली करती है क्या, वो अपनी टैक्स बेस को ज्यादा वाइडन रखती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे टैक्स रेवेन्यू वर्सेस जीडीपी पर कैपिटा। अगर हम टैक्स रेवेन्यू वर्सेस जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो यहाँ पे चार्ट 3 है आपका। यहाँ पे अगर आप देखो तो इंडिया को यहाँ प्लेस किया गया है, इसके नीचे है पाकिस्तान, यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे मैक्सिको, सऊदी अरब इधर है, ठीक है। इन सबका आप एक बार टैक्स टू जीडीपी देखो, आप इसका जीडीपी पर कैपिटा देखो। तो अगर आप इसको देखोगे तो आप देख पाओगे कि इंडिया का, ये देखते हैं कि चार्ट 4 ये बता रहा है कि बैलेंस क्या है किस चीज के बीच में, डायरेक्ट टैक्स के बीच में और इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जैसे कि इनकम टैक्स एक तरह का क्या है, एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। उसी तरह से प्रॉपर्टी टैक्स, इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। एसेट्स पे जो टैक्स लगता है वो भी डायरेक्ट टैक्स है। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज ड्यूटी जो लगती है अल्कोहल पे, दैट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, इनडायरेक्ट टैक्स। कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसी तरह स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी की बात करते हैं वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है, चाहे वो वैट हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, दैट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो अगर हम इसका देखें तो डायरेक्ट टैक्स ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है, क्योंकि अगर किसी की इनकम 10 लाख है उस हिसाब से उसको उतना टैक्स देना पड़ेगा, किसी की 50 लाख है तो उसको 10 लाख से ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, है ना। एज इक्वल टू योर इनकम यू पे द टैक्सेस, तो वो ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इसका मतलब कि वेल्दी पीपल ज्यादा टैक्स देते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव है, चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा ना हो, लेकिन आपको सेम स्टैम्प टैक्स लेना पड़ेगा, सेम आपको वैट पे करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, रिग्रेसिव होता है, कि अमीर हो गरीब हो सबको इक्वल देना पड़ता है, इसीलिए रिच और पुअर दोनों ही को अफेक्ट करती है इनडायरेक्ट टैक्स। इंडिया का अगर बात करें तो इंडिया इज नॉट एबल, ठीक है, दो द स्पेसिफिक डेटा फॉर इंडिया इज नॉट अवेलेबल। इंडिया का स्पेसिफिक डेटा जो है वो अवेलेबल नहीं है कि एग्जैक्ट उसका इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स का शेयर क्या है, लेकिन ऐसा रिपोर्ट होता है कि दोनों ही जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेस है इंडिया में
वो अराउंड 7% कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसको स्टार मार्क कर लेना, ये भी के लिए नोट कर लेना कि इंडिया का जो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों अमाउंट करके कितना करते हैं, 7% कंट्रीब्यूट करते हैं जीडीपी का। इसका मतलब ये इंडिया को पुट कर देता है रिलेटिवली इन द फेवरेबल पोजीशन एज कंपेयर टू अदर कंट्री, जहां पे कि उनकी हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन है और उनकी बहुत कम क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्शन। ठीक है, अब टैक्स कलेक्शन डेवलप और इमर्जिंग इकोनॉमी में क्या है, तो अगर हम देखेंगे तो रिच कंट्री जो है वो ज्यादातर डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करती है। रिच कंट्री ज्यादातर डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करती है। इसको आप स्टार मार्क कर लो, आप इसमें देख सकते हो, इस चार्ट में आप देख सकते हो कि रिच कंट्री जो है वो ज्यादातर किस पे डिपेंड कर रही है, वो ज्यादातर डायरेक्ट टैक्सेस पे डिपेंड कर रही है। तो रिच कंट्रीज डिपेंड्स मोर ऑन डायरेक्ट टैक्सेस टू जनरेट रेवेन्यू, अनलाइक इमर्जिंग इकोनॉमी, मतलब डेवलपिंग कंट्री जैसे चाइना डेवलपिंग कंट्री, इंडिया डेवलपिंग कंट्री, वियतनाम डेवलपिंग कंट्री, जहां पे की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का डिफरेंस बहुत ही कम है, मच स्मॉलर। ठीक है, वहां पे इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा है। इंडिया के केस में भी हम बात करें तो जब से जीएसटी आई है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो रिलेटिवली बढ़ गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड देयर इंपैक्ट। अब टैक्स कलेक्शन हम टाइप्स ऑफ टैक्सेस में देखते हैं, तो अगर हम चार्ट की बात करें, ओके, इनकम जो मिलती है, इनकम पे, प्रॉफिट पे, कैपिटल गेन टैक्स पे, तो अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि चार्ट बता रहा है कि जो रिचर कंट्री है वो ज्यादातर हेवीली डायरेक्ट टैक्स पे डिपेंड करती है, जो हमने बात किया था। और जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, जो कि डेवलपिंग कंट्री है जैसे चाइना, वियतनाम या इंडिया, वहां पे डिफरेंस जो है डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का वो कम है। मतलब डायरेक्ट टैक्स प्लस इनडायरेक्ट टैक्स मिला करके 7% है इंडिया के केस में। ये डिफरेंस बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करोगे तो ये डिफरेंस बहुत ही क्लियर है और बहुत ही विजिबल है। मतलब इनका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो, यानी कि ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के टुवर्ड्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बताओ। बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस जो जिनके पास इकोनॉमी इनकम ज्यादा है वो ज्यादा पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस रिग्रेसिव है ना। अगर फ्यूचर आउटलुक की हम बात करेंगे तो अगर हम चार्ट 3 और 4 का इनसाइट को कंबाइन करते हैं, अगर हम इसको इनसाइट को अगर हम कंबाइन करते हैं चार्ट 3 और चार्ट 4 के इनसाइट को, तो हम ये चीज नोटिस कर सकते हैं, हम ये चीज देख सकते हैं कि हम ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इट ग्रोज एट इट्स टैक्स सिस्टम बिकम्स मोर एफिशिएंट। ज्यादा अगर इकोनॉमी ग्रो करेगी इंडिया की, उसकी टैक्स सिस्टम जितनी एफिशिएंट होगी वो उतना ज्यादा ग्रो करेगी। इसका मतलब अगर आप डेवलप्ड कंट्री की बात करो जहाँ पे कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज्यादा है, इट शोज दैट इट इज ग्रोइंग एट अ better and a much faster pace as compared to in the developing country. As soon as India becomes developed or it's in the path of being developed, तो उसकी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो बढ़ेगी। इसका मतलब पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, विद द एग्जांपल्स वी कैन सी। चार्ट 5 देखो, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी एंड टैक्स रेवेन्यू। अब देखो आप, इधर चिली है, यूएस है, जर्मनी है और इधर चाइना है, इंडिया यहाँ पे है। तो अगर हम चार्ट 5 की बात करें तो ये क्लियर ट्रेंड बता रहा है कि कंट्रीज जो कि हायर रैंक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में, वो जो है ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, वो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर पाता है। ये स्टार मार्क कर लो और इसको प्रीलिम्स के लिए पॉइंटर लिख लेना। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यूएसए है ना, जर्मनी, ये सब जो है वो क्या है, these countries higher in electoral democracy, इसीलिए ज्यादा टैक्स रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एज परसेंटेज टू देयर जीडीपी। इंडिया जो है वो बांग्लादेश के अबव पोजीशन है, बट ब्राजील और यूएस जो है, जर्मनी अबव बांग्लादेश बट बिहाइंड ब्राजील, यूएस, जर्मनी इन बोथ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, रैंकिंग एंड टैक्स कलेक्शन। इसकी बात करो या फिर आप टैक्स कलेक्शन की बात कर लो, तो इंडिया जो है वो क्या है, वो यूएस और ब्राजील के नीचे पोजीशन है। भले ही बांग्लादेश के ऊपर है, बांग्लादेश से इसकी बेटर स्थिति है, बट यूएस जर्मनी से कम्पीट नहीं कर पा रहा है इंडिया। इसका मतलब इंडिया की जैसे ही इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंप्रूव होगी तो इंडिया का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। So as India improves its electoral democracy, it will be expected to see a rise in the revenue collection. ठीक है, तो ये सजेस्ट भी करता है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन में जितना इफेक्टिव वो होगा वो उतना ज्यादा टैक्सेस क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब इसकी एक्सेप्शंस क्या है भैया, तो इसकी एक्सेप्शंस याद रखना, चाइना है, क्योंकि चाइना जो है हायर टैक्स प्रोपोर्शन कलेक्ट करता है डिस्पाइट हैविंग अ लो रैंकिंग इन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। कम्युनिस्ट है भाई, हर चीज, फेसबुक भी इनका खुद का है, ट्विटर भी इनका खुद का है, तो एक तरह से ये फेसबुक जो है
ये सारी चीजें इंस्टाग्राम खुद का है, तो भैया ये बहुत ज्यादा प्रोटेक्शनिस्ट है अपना इंडिया में, राइट, कम्युनिस्ट कंट्री है, बट फिर भी इसकी जो टैक्स प्रोपोर्शन है वो ज्यादा है, ये ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता है, ये एक एक्सेप्शन है। और पोलैंड, इट रेजेस मोर टैक्सेस देन इंडोनेशिया, मैक्सिको, इवन दो दे शेयर सिमिलर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। पोलैंड जो है वो सेम तरह का इलेक्टोरल डेमोक्रेसी शेयर करता है इंडोनेशिया मैक्सिको से, फिर भी वो ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो इस एक्सेप्शन को भी याद रखना है, इसको कहीं नोट कर लेना फॉर योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है इंडिया के इकोनॉमिक चैलेंज का? तो पहला, नीड फॉर इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ना चाहिए, लोगों के हाथ में पैसा रहेगा तभी तो वो मार्केट में जाके स्पेंड करेंगे, मार्केट पे जाके स्पेंड करेंगे तभी तो हम अपने जीडीपी में भी ग्रोथ देखेंगे, और ओवरऑल भी जो है कंज्यूमर ग्रोथ पैटर्न में भी हम ग्रोथ देखेंगे, और इन्फ्लेशन भी हमारा टारगेटेड फॉर्म में रहेगा। तो 5 to 6% जीडीपी ग्रोथ इज नॉट इनफ टू सस्टेन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इनफ नहीं है 5 से 6%, ठीक है। तो हमें कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम 5-6% जीडीपी ग्रोथ करेंगे दैट इज नॉट इनफ फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। टैक्स कट फॉर स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए आपको टैक्स कटिंग करनी पड़ेगी, इसका मतलब आप जितना टैक्स ले रहे हो आप थोड़ा सा कम करो, तो इसीलिए ये सजेशन दिया जा रहा है कि आप टैक्स को कट करो, ताकि कंज्यूमर के पास भी तो कुछ पैसा हो, डिस्पोजेबल इनकम हो, ताकि वो खर्चा कर सके, और प्राइवेट सेक्टर भी जो हो क्या वो इंसेंटिवाइज्ड फील करे, प्राइवेट सेक्टर भी जॉब क्रिएशन दे, और फाइनली ये इकोनॉमिक बूस्ट मिलेगा इंडिया को। मिडिल क्लास डिमांड फॉर टैक्स रिलीफ, मिडिल क्लास कह रहे हैं कि भैया आपकी टैक्स बेस नहीं बढ़ रही है, आपकी टैक्स रेट बढ़ रही है, जिससे मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि आपकी मेनली जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स से कलेक्शन होता है, और indirect tax collection is what very regressive in nature, which is equal for both poor and rich, right? So there is a growing perception, especially among middle class, that government is overtaxing its citizen. तो ये जो perception इसको खत्म करने की जरूरत है, तो आप टैक्स कटिंग करोगे, कम टैक्स लगाओगे, तो हो सकता है कि इस बर्डन को एलिवेट करे और एक इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी और एक्टिविटी को ये इम्पेटस मिले और बूस्ट मिले। तो ये मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए, क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी अहेड 25-26 यूनियन बजट, हाउ कैन द गवर्नमेंट बैलेंस द नीड फॉर इंक्रीज स्पेंडिंग टू बूस्ट ग्रोथ विद प्रेशर ऑफ मैनेजिंग फिस्कल डेफिसिट एंड पब्लिक डेट। ये अटेम्प्ट करो आप, क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेंस के लिए आप इसका आंसर जो है वो अपलोड करना कमेंट सेक्शन में। एक और चीज, कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है आप अपना पुट कर सकते हो डाउट को कमेंट सेक्शन में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज कि अभी तक जो लाइनर मैंने आपको यहाँ पे इस वीडियो के बीच में पॉइंट किया कि ये सारा प्रीलिम्स के लिए नोट कर लेना, तो उसको आप इम्पोर्टेंटली नोट जरूर करना, क्योंकि इसी ट्रेंड रिलेटेड एनालिसिस आपको आजकल फैक्ट्स प्लस एनालिसिस एग्जाम में पूछा जाता है। तो यूपीएससी के लिए ये ट्रेंड और एनालिसिस पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। So I'll see you in the next video. Till then, thank you, take care, bye bye, have a great day.